हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट क्लासेस यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हम जो पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या हैं और फिर वास्तविक संख्याएं क्या हैं। इसको हम पीछे कक्षा 8 में भी पढ़े हैं, परिमेय संख्या, फिर 9 में पढ़े हैं संख्या पद्धति के रूप में, और अब कक्षा 10 में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें वो सारी संख्याएं आ जाती हैं जो गिनी जा सकती हैं, जैसे 1, 2, 3। हम कह सकते हैं जैसे किसी गिनती को हम शुरू करते हैं तो कहते हैं, मान लीजिए वहाँ पर 3 व्यक्ति खड़े हैं, तो कहेंगे कितने व्यक्ति हैं, 1, 2, 3। तो इसी तरह से प्राकृतिक संख्याएं सारी संख्याएं आ जाएंगी, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं। फिर आते हैं पूर्ण संख्याएं क्या हैं या होल नंबर्स क्या हैं। होल नंबर्स, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दिया गया, क्या जोड़ दिया गया, जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 जोड़ दिया गया तब वो प्राकृतिक संख्याएं क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई, जो कि क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... तक इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब कौन कौन सी संख्याएं प्राप्त हो गई, प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। अब इन संख्याओं के बाद हमें कुछ और संख्याओं की आवश्यकता पड़ी, जैसे ऋणात्मक की आवश्यकता पड़ी। तब क्या किया गया, तो ये संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं तो लिखेंगे, ये संख्याएं लिखेंगे ही, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट तक, ये तो लिखेंगे ही। लेकिन इनका ऋणात्मक यानी कि -1, -2, -3, -4, -5 ... इनफाइनाइट तक। तो ये संख्याएं क्या कहलाई, पूर्णांक कहलाई, यानी कि धनात्मक पूर्णांक कहलाई। अपूर्णांक में 2 पूर्णांक होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है धनात्मक पूर्णांक, और दूसरे पूर्णांक को हम क्या कहते हैं, जो ऋण चिन्ह, ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ही ना ऋणात्मक पूर्णांक है, वो केवल 0 है। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद फिर परिमेय संख्याएं, इसको रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें वह कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं परिमेय संख्याओं में, तो हम जानेंगे। जैसे किसी व्यक्ति के पास 2 लोग हैं और सेब एक ही है, और उस सेब को बांटना है 2 लोगों में, तो कैसे बांटेंगे, आधा करके बांटेंगे, यानी कि उस सेब का क्या करेंगे, 1/2 करेंगे। या कह सकते हैं इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, 2 पंचे 10, 0.5 में। तो ऐसी संख्याएं जो प्राप्त हुई उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो P/Q
क्यों के रूप में लिखी जा सके, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन क्या है, p पूर्णांक होना चाहिए और क्यों भी पूर्णांक होने चाहिए। जैसे आपके सामने लिखा ही 1/2, 0.5, 3/2, 1/4 आदि। या कह सकते हैं सारे पूर्णांक जो हैं परिमेय संख्या होती हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर क्या है। इसको हम QC से प्रदर्शित करते हैं। इर्रेशनल नंबर मतलब जो परिमेय संख्या नहीं है, जो परिमेय संख्या नहीं, अर्थात जिनको हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे √2, √3, पाई आदि सब संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब आप कहोगे कि सर जी √2 के नीचे 1 लगा दिया, √3 के नीचे 1 लगा दिया, ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि ये जो P और Q हैं ये क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो क्या √2 पूर्णांक है, नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब आगे आते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, इसको R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या और रियल नंबर्स क्या होती हैं, यानी कि इन सभी संख्याओं को मिला दें तो वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। कहने का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया गया तो वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो गई। अब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ने से पहले कुछ पिछले चीज़ों की जानकारी थी, इसके बिना हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आगे आने वाले सवालों में आगे की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब आगे इसको हम साफ करते हैं। चलिए आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसको जानने से पहले हम कुछ चीज़ें जो कि भाग है, कुछ भाग दिए गए हैं, इसको हम करके देखेंगे, जो कि हम पीछे बहुत बचपन से ही करते आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इसको भाग देंगे। 5 दूना 10, 2 शेष फल बचा, 7 त्रिक 21, 1 बचा, 3 छक 18, 0 बचा और 6 भागे 7। इसमें भाग नहीं जाएगा तो क्या करते हैं, देखिए जैसे 7 एकन्नम 7 लिखते हैं, 7 दूनी 14, क्या 7 शून्यम शून्य, भाई एक बार ले गए हैं तो 7 शून्यम शून्य, 0 बार भी तो ले जा सकते हैं। तो भागफल क्या आ गया, 7 शून्यम 0, कितना आ गया, 6 आ गया। 7 शून्यम 0, शेषफल कितना आया, 6 आ गया। चलिए आइए अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 12 बराबर 5 गुणे 2 धन 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 22 बराबर 7 गुणे 3 धन 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, 18 बराबर 3 गुणे 6 धन 0। इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 बराबर 7 गुणे 0 धन 6। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको आप काफ़ी पहले से जानते हैं। ये हो गया। अब इसको हम क्या कहते हैं, 12 है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भाज्य कहते हैं। भाज्य बराबर होता क्या है, 5 क्या है, भाजक है, गुणे भागफल धन शेषफल। ये चीज़ आप जानते हैं पहले से ही। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, 5 क्या है, भाजक है,
12 क्या है, भाज्य है, 2 भागफल है, और यहाँ पर 2 क्या है, शेषफल है। इसी तरह सारे में आ जाएंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? देखिए, भाज्य को हम a से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, भाजक को v से, भागफल को q से, और शेषफल को r से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। तब क्या बन जाएगा यहाँ पर, a बराबर v गुणे q धन r। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर शेषफल देखिए कितना है, 2 है। 2 क्या भाजक से बड़ा है? नहीं है। इसमें देखिए 1 है, 1 7 से बड़ा है? नहीं है। इसमें कितना आया है, 0 आया है, 3 से छोटा ही है। और इसमें 6 आया है 7 से। कहने का मतलब है कि जो शेषफल आएगा, शेषफल यानी r जो है वो हमेशा किससे, भाजक से छोटा रहेगा, हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा आएगा। और शेषफल देखिए, यहाँ पर देखिए शेषफल क्या हो गया है, 0, यानी कि शेषफल 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। कहने का मतलब शेषफल जो है 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। शेषफल जो है 0 के बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। अब इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए, r इज लेस देन b, और यहाँ पर इसको लिख दीजिए कि r इज ग्रेटर देन 0, r इक्वल, इस तरह से। अब इसका हम कंबाइंड रूप लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि r जो है छोटा है b से और r जो है बड़ा है या बराबर है 0 से। यानी कि शेषफल जो है भाजक से हमेशा छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है तथा बराबर भी हो सकता है। यही तो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब आइए देखते हैं इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, जैसा किताबों में लिखा हुआ है। आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r इस प्रकार विद्यमान हैं कि a बराबर वी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है 0 से बड़ा है अथवा बराबर है और r b से छोटा होता है। यही आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 धनात्मक पूर्णांक का मतलब जो पूर्णांक होंगे वो धनात्मक ही होंगे, जैसे 1 2 3 आदि, और अद्वितीय पूर्ण संख्याएं। कहने का मतलब q व r, क्यों यानी कि जो भागफल है और रिमाइंडर शेषफल है वो क्या हो सकते हैं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं का मतलब है कि 0 भी हो सकता है। कहने का मतलब पूर्ण संख्याएं का मतलब 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ देखिए इस वाले भाग में कि 7 शून्यम शून्य, यानी कि भागफल क्यों कितना आया है, 0 आया है। और यहाँ पर देखिए शेषफल क्या है, 0 है। यानी कि q और r पूर्ण संख्याएं भी हो सकती हैं। यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब हम इसके आगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे और फिर चैप्टर 1.1 स्टार्ट करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करना क्या है, देखिए इसमें हम HCF निकालते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
हिंदी में बोलें तो महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कहने का मतलब जो उभयनिष्ठ हो, जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो। जैसे कुछ संख्याएं दी गई हैं, जैसे 12 और 18 का HCF निकालना है, तो हम इसको निकालते हैं कैसे है, हम सीखे हैं पिछली कक्षाओं में। कैसे सीखे हैं, हम इसको गुणनखंड बीज से निकाल लेते हैं। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 2 9 18, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। कहने का मतलब 12 बराबर कितना लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 18 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF क्या आएगा, इनमें जो उभयनिष्ठ हों, यानी कि जो संख्या दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में कॉमन हो। कहने का मतलब यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। कहने का मतलब 12 और 18 का HCF क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर कितना, 6। अच्छा, हमें यूक्लिड विभाजन, ये तो गुणनखंड बीज थी, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्यों जरूरी पड़ गया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, उनका हम एक गुणनखंड बीज से HCF निकालने में बड़ी कठिनाई, यानी कि थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, इसलिए हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। जैसे एक संख्या है आपका कि 40,052 और 12,576 का HCF निकालना है। अब ये गुणनखंड बीज से निकालना है, तो गुणनखंड बीज से ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग बीज से निकालेंगे। अच्छा, इसको निकालने से पहले हम थोड़ा इसी को हम भाग बीज से निकाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 12 और 18 में सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, 12, 18 लिखेंगे, फिर 12, इसको भाग दे देंगे। तो 12 2 बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, 12 एकम 12, कितना बचा, 6 बचा। फिर 12 को लिख लेंगे, 6 दूनी 12, कितना बचा, शेष 0 आया। कहने का मतलब जब शेष 0 आ जाए तो जो भाजक होगा, जिससे हम भाग दे रहे होते हैं, वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। और यही चीज़ करना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। इसी मेथड से हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। किसमें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि के द्वारा। तो आइए देखते हैं इसको। फिर हमें लिखना कैसे है इस विधि में, इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको चरणों में लिखेंगे। एक चरण आपका ये हो गया और दूसरा चरण आपका ये हो गया। तो चरण 1 में क्या लिखेंगे कि 18 बराबर 12 गुणे 1 धन 6। दूसरा चरण क्या हो जाएगा, दूसरा चरण क्या हो जाएगा कि 12 बराबर 6 गुणे 2 धन 0। कहने का मतलब जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए तो भाजक ही क्या होता है, भाजक ही क्या होता है, HCF होता है। जो भाजक रहेगा वही HCF होगा। आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पहला सवाल। क्या है देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 तथा 225 का, दूसरा सवाल है 196 तथा 38,220 का, और तीसरा सवाल है 867 तथा 255 का। तो आइए हम पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल लगाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालते हैं। पहले हल लिखेंगे। पहला सवाल 135 तथा 255।
देखिए इसमें क्या करते हैं, बड़ी संख्या को हम लिख लेते हैं, सॉरी 255 नहीं है 225 है, बड़ी संख्या को लिख लेते हैं और उसको हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 135 से करना में एक बार जाएगा, 135 कितना बचा, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पर 2 है, 2 में से 3 घटेगा नहीं, एक उधार लेंगे तो कितना हुआ 12, 12 में से 3 गया 9। फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, उतार लेंगे 135। अब कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार जाएंगे नहीं इसलिए एक बार ले जाएंगे, 90 कन्नम 90, कितना बचा 5 बचा, 13 में से 9 गया कितना बचा 4 बचा। अब यहाँ पर 90 लिख लेंगे और फिर भाग देंगे, 45 दूनी 90। अब रिमाइंडर कितना हुआ, 0 आ गया, तो इसका मतलब HCF कितना होगा 45 आएगा, यानी कि 135 तथा 225 का HCF कितना आएगा 45 आएगा। अब इसको हम चरण में लिखेंगे, तो पहला चरण क्या है, चरण 1 क्या है, चरण 1 कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से है, चरण 1 ये यहाँ से यहाँ तक पूरा चरण 1 है, यानी कि 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90। फिर इसमें सेकंड चरण, दूसरा चरण क्या है, दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक है, देखेंगे क्या है 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। फिर तीसरा चरण, लास्ट चरण देखेंगे इसमें का, लास्ट चरण है आपका 90 बराबर 45 गुणे 1 धन 0, यानी कि जब 0 आ जाए तो भाजक क्या हो जाता है, भाजक क्या हो जाता है, वही हमारा HCF हो जाता है। इसी तरह आते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल आइए देखते हैं, 196 तथा 38,220 का HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लिखेंगे 38,220, फिर भाग किससे करना है 196 से। चलिए कितनी बार जाएगा, 19 दूनी 38, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाइए, कितना हो जाएगा 196 ही आएगा। अब घटाइए, 2 में से 6 घटेगा नहीं, एक उधार लिए, 12, 12 में से 6 गया कितना बचा 6, यहाँ 7, 7 में से 9 घटेगा नहीं, एक उधार लिए कितना बचा 17, 17 में से 9 गया 8 बचा, फिर यहाँ 3 है, 3 में से 1 गया 1 बचा। अब ये संख्या देखिए 186 इससे छोटी है, तो अगली संख्या हम उतारेंगे, क्या उतारेंगे 2 उतारेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कितनी बार जाएगा, इसको हम 9 बार ले जाएं, तो 9 छंग 54, कितना हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86, कितना हासिल 8, 9 91 9 और 9 8 17। अब इसको घटा दीजिए, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 98। अब कितना बचा 0। अब कितनी बार जाएगा 5 बार, अब 5 बार ले जाएंगे, 5 छक 30, 15 45, 45 3 48, 5 का नाम 5 4 9, कितना आ गया रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि HCF इसका कितना है 196। अब ये एक ही चरण में पूरा हो गया, कहने का मतलब इसका चरण देखेंगे तो एक ही चरण में पूरा हो गया। 38,220 बराबर 196 गुणे 195 धन 0, यानी कि 196 और 38,220 का HCF कितना आया 196। आइए अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है, बड़ी संख्या को हम पहले लिखेंगे 867, फिर इसको हम छोटी संख्या से भाग देंगे। अब कितनी बार जाएगा 2 3 6, 3 बार ले जाइए, तो 3 5 15, 3 5 15 1 16,
3 दूनी 6, 7, 7 में से 5 गया कितना बचा, 2 बचा, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब फिर हम 255 को 102 से भाग देंगे, 155 को 2 से भाग देंगे, 102 से कितना आएगा, 2 बार ले जाइए तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 शून्यम 0, 2 एकन्नम 2, बचा कितना, 5 में 4 गया 1 और 5 में 0 गया 5 बचा। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम 102 को भाग देंगे, 51, 2 नी 2 एकन्नम 2, 5 10, रिमाइंडर कितना, 0। यानी कि जो भाजक जब शून्य आ जाता है फिर भाजक आ गया तो वही हमारा क्या है, HCF है। अब इसको हम चरण में कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरणों में कैसे लिखेंगे। चरण 1 क्या है, 867 बराबर 255 गुणे 3 धन 102। यानी कि चरण 1 में जो भाजक है, भाज्य है, भागफल है और शेषफल है, इसको लिखेंगे। फिर चरण 2 में क्या लिखेंगे, चरण 2 में 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51। फिर चरण 3 में क्या लिखेंगे, 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0। जब 0 आ जाता है तो भाजक ही क्या कहलाता है, भाजक ही HCF होता है। कहने का मतलब जब शेषफल 0 आता है तो भाजक ही उसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इस विधि से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में आपके लिए इस चैप्टर के, इस प्रश्नावली के और भी सवाल जो भी हैं वो आएंगे।